नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे डायरिया या दस्त। ये किस वजह से होते हैं, डायरिया किस तरह से, कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या उपचार है। मैं डॉक्टर HL राजपूत, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन, हीराश्री हॉस्पिटल, शाहगंज, आगरा। मित्रों, डायरिया जैसा कि आप सभी जानते हैं, डायरिया जब एक सामान्य व्यक्ति को सामान्य मोशन से ज़्यादा होने लगे उसको हम डायरिया कहते हैं। लूज मोशन भी कहते हैं इसी को। जैसा कि आप जानते हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से है। उसका ओरिजिन कुछ भी हो, कॉज कुछ भी हो, लेकिन ये GIT से एसोसिएट रहते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो कॉन्स्टिपेशन वाले में बता चुके हैं कि हमारी बड़ी आंत का काम होता है जो खाना वहाँ पहुँच गया है उसमें से फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेना, इसका जिससे कि उसके कंटेंट थोड़े से सॉलिड हो जाते हैं। जब इस सारी मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ होने लगती है तब ये डायरिया हो जाता है। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। पहला फैक्टर, जब एक्सेसिव आउटपोरिंग ऑफ कंटेंट्स, जब बहुत ज़्यादा छोटी आंत की चाल बढ़ जाए, मोटिलिटी बढ़ जाए, तो उसकी वजह से कंटेंट्स नीचे आते हैं और उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। जिस तरह से वायरल या बैक्टीरियल एंट्राइटिस हो गई, या आंत में कभी कभी हम ऑपरेशन करके छोटी हो जाती है जिसको शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कहते हैं, या पेनक्रियाटिक ट्यूमर होते हैं जिनमें इस तरह का डायरिया होता है, या कभी कभी बड़ी आंत का फंक्शन कम हो जाता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, क्रॉन्स डिजीज़ हो गई, या सब टोटल कोलेक्टमीज हो गई, जिनमें कि आंत का फंक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिससे कि आंत का जो रिअब्जॉर्प्शन होता है, पानी को सोखने वाली कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। जैसे इंक्रीज बॉइल सॉल्ट हो गई, बाइल सॉल्ट एंट्रोपैथी हो गई, या फैटी डाइट हो गई, या रीजनल एंट्राइटिस हो गई, इन सब में भी होता है। कभी कभी ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिसमें हम एक्सेसिव कोलोनिक सिक्रीशंस होते हैं। जैसे एक कंडीशन होती है जिसमें हम फैमिलियल विलस पॉलिपोसिस कहते हैं, जो आंत में छोटे छोटे से पॉलिप हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा म्यूकस निकलता है, वो एज डायरिया प्रेजेंट करता है। तो हमारी आंत की चाल दो चीज़ों से कंट्रोल होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, दूसरा सिम्पैथेटिक फाइबर्स। ये एक तंत्र होता है, जब भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है तो ये चाल को, आंत की को बढ़ा देता है, और जब सिम्पैथेटिक होता है तो वो चाल को कम कर देता है। जब चाल बढ़ेगी, मोटिलिटी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से जितने कंटेंट हैं बहुत तेज़ी से नीचे जाते हैं। उसके बाद डायरिया कितने तरह का होता है। एक एक्यूट डायरिया जो कि सडन ऑनसेट का होता है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है उसमें सडन डायरिया, दस्त की शिकायत होने लगती है। दूसरा क्रॉनिक होता है जो हफ्तों महीनों तक चलता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम आते हैं कि एक्यूट डायरिया की पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से होती है। पहली चीज़ तो, जब आंत की जो म्यूकोजा होते हैं उसका बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है, छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। ये किस किस में हो सकता है, बैक्टीरियल एंट्राइटिस, वायरल एंट्राइटिस, और इसमें पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होता है, मरोड़ होती है, और बार बार थोड़ा थोड़ा सा दस्त जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। कभी कभी इसकी वजह से सिक्रीशन होती है, सिक्रीशन बढ़ जाते हैं। ऐसी कई सारी कंडीशन होती है जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। जैसे एक बीमारी आजकल कम होती है, पहले होती थी कॉलरा, तो विब्रियो कॉलरा एक होता है, वो इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है कि पूरी बड़े आंत से बहुत सारा म्यूकस बाहर निकलने लगता है, तो बिल्कुल लीटर्स में दस्त जाते हैं, और वो बिल्कुल बार्ले वाटर की तरह से होता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात होती है कि जो अंदर की म्यूकोजा होती है उसको कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए उसको हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या ORT थेरेपी कहते हैं। विद ग्लूकोज का बहुत अच्छा रोल होता है और वो उसी हिसाब से जल्दी से कंट्रोल भी हो जाता है। कभी कभी पेट में कीड़े होते हैं जिसको हम प्रोटोजोल डायरिया कहते हैं, अमीबियासिस की वजह से या जियार्डियासिस की वजह से, इसमें भी काफ़ी लंबे समय तक डायरिया रहता है। कभी कभी दस्त में ब्लड जाता है। ब्लड तभी जाएगा जब बड़ी आंत में या छोटी आंत में छोटे छोटे से अल्सर हो जाते हैं, जैसे
आपके एंट्रिक फीवर हो गया, टाइफॉइड फीवर जिसको कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई या क्रॉन्स कोलाइटिस हो गई, कभी कभी टीबी की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो दस्त कर देती हैं, जैसे कैंसर की दवाइयाँ हैं जिनको कीमोथेरेपी एजेंट्स कहते हैं, वो भी कभी कभी दर्द कर देती हैं। या एंटासिड्स लेते हैं हम जो एसिडिटी को सप्रेस करने के लिए होती है, जिनमें मैग्नीशियम होता है, वो भी कभी कभी दस्त कर देते हैं। कभी कभी एक स्पूरियस डायरिया होता है ओल्ड एज पेशेंट्स में, या डेबिलिटेटेड बहुत कमज़ोर हैं उनको दस्त हो जाते हैं, उसमें एक्चुअल में नीचे सुद्दे बन जाते हैं और उसके ऊपर फ्लूइड का कलेक्शन रहता है, तो वो जैसे ही दवा पड़ता है साइड से सुद्दे से दस्त होते रहते हैं। इसको एक्चुअल में डायरिया नहीं है, वो कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन उसके साइड से निकल रहा है तो वो डायरिया की तरह से प्रेजेंट करता है। इसके डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? जैसा हमने कहा कि ज़्यादातर केसेस में हमें हिस्ट्री से पता चल जाता है कि ये डायरिया किस ओरिजिन से है, किस वजह से है। और कभी कभी जब लग रहा है कि हमें इसका कॉज मोटे तौर पर नहीं दिख रहा है तो हम ब्लड की जांच कराते हैं, जिससे इन्फेक्शन का पता चलता है। दूसरा, चूँकि डायरिया में बहुत सारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, तो हमें हमेशा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जरूर का जाना चाहिए, जिससे कि हम सोडियम पोटेशियम को जान सकें और उसका हम उसके हिसाब से रिप्लेस कर सकें। कभी कभी हमें डायरिया का कॉज जानने के लिए प्रोक्टोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करनी होती है, जिससे कि हम जान सकें कि या बिल्लस ट्यूमर की वजह से है या और किसी वजह से है। दूसरा डायरिया जो हमने बताया था कि क्रॉनिक डायरिया हम उसे कहते हैं जो हफ्तों और महीनों तक चलता है। कारण पैथोफिजियोलॉजी करीब करीब वही रहती है। इसके ज़्यादातर ऑर्गेनिक कॉज होते हैं, यानी पैथोलॉजिक कॉज की वजह से होता है, बीमारी की वजह से होता है। लक्षण चूँकि लंबे समय तक होता है, फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, पेशेंट को कमजोरी होती है और उसकी वजह से ब्लड जा रहा होता है, तो एनीमिया की भी संभावना रहती है। जैसे कंडीशंस अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, ट्यूमर हो गई, क्रॉन्स हो गई, आपके ट्यूबरकुलर या फंगल इन्फेक्शन हो गया। दूसरा, कभी कभी प्रोलॉन्ग्ड डायरियाज होते हैं। इसमें क्या है, जो आंत की या तो हमारा एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है या सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। अगर इनमें से प्रक्रिया में से कोई भी दोष होता है तो वो डायरिया हो जाता है। जैसे वाइल्ड-शॉल्ट एंट्रोपैथी एक बीमारी होती है, उसमें अक्सर इस तरह की प्रेजेंट होती हैं, या लैक्टेट डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से भी ये होता है। कभी कभी पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, पेनक्रियाट का ऑपरेशन हुआ है या क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है या पेनक्रियास का कैंसर है, उसमें भी दस्त होते हैं। लेकिन यहाँ टिपिकली स्टीटूरिया उसको कहते हैं, दस्त में झाग के साथ होता है और उसमें फैट कंटेंट बहुत होते हैं, वो पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी की वजह। कुछ ऐसी एंडोक्राइन डिजीजेज होती हैं, जैसे आपकी थायरोटॉक्सिकोसिस हो गई, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई, एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो गई, या थायराइड का एक कैंसर होता है जैसे मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा कहते हैं, उसमें भी होती है। या कोलन के जैसा पहले कहा था कि पॉलिप्स होते हैं, वो भी डायरिया की तरह से प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ओल्ड एज में कुछ लोग लैक्सेटिव्स का मिसयूज करते हैं, तो उसको हम हैबिचुअल कैथार्टिक डायरिया कहते हैं। जितना लेना चाहिए उससे ज़्यादा डेली डोज में ले रहे हैं, उसकी वजह से कोलन में फंगल इन्फेक्शन और वो होने लगते हैं, उसकी वजह से डायरिया हो जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने डायरिया के बारे में जाना, ये किस किस वजह से हो सकते हैं और उसका कारण क्या है ये जाना, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें सबसे पहले उसके कारण पे जाना पड़ेगा। तो मूलतः ट्रीट द कॉज, फिर उसके जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, फ्लूइड की अगर शरीर में कमी है पानी की, तो अगर उल्टी नहीं है तो हमें ORT मुंह से देना है, और अगर उल्टी भी साथ में है और मुंह से नहीं ले सकता किसी वजह से, तो हमें भर्ती करके इंट्रावीनस फ्लूइड से देना होता है। या इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक देनी है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से तो एंटी फंगल देना है। उसी तरह से प्रोटोजोल है तो हमें कीड़ों की दवाई देनी है। या किसी में जैसे पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है तो हमें पेनक्रियाटिक रिप्लेसमेंट एंजाइम्स देने हैं, जिससे कि जो बीमारी है हम उसकी मूल जड़ में जाकर के ट्रीट कर सकें। तो मित्रों, आज हमने डायरिया के कारण और उसके उपचार के बारे में जाना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।